नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। पीएम केयर फंड के जरिए पूरे देश में 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि इन प्लांटों में जल्द से जल्द उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। तो इसे एक बड़ी घोषणा के तौर पर कहा जा सकता है। देश भर में 551 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम केयर फंड से जिला मुख्यालयों पर यह प्लांट लगाए जाएंगे। और हमारे साथी शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। शैलेंद्र, इसे एक बड़ी घोषणा के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि जब से दूसरी लहर आई, ये दूसरी वेव, इसमें सबसे ज्यादा जिस कमी जो महसूस की जा रही है वो ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दूसरी लहर है उसमें जो सबसे ज्यादा एसेंशियल कमोडिटी है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली की बात करें या बाकी अन्य राज्यों की बात करें, ऑक्सीजन को लेकर बहुत मारामारी है। यूपी में भी हमने की तस्वीरें देखी हैं कि ऑक्सीजन को लेकर लगातार आवाजें आ रही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में बहुत से हॉस्पिटल्स जो हैं वो उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया है इमीडिएट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है, जहां पर पीएम केयर फंड के जरिए पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यानी कि ऑक्सीजन का उत्पादन उन प्लांट के जरिए होगा और इनको रखा जाएगा। इनका जो ये प्लांट लगाए जाएंगे ये हर जिला स्तर पर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर ये लगाए जाएंगे और 550 से ज्यादा यानी 551 ये प्लांट है लगाए जाएंगे। इससे ये होगा कि जिला स्तर पर ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मुहैया कराई जाएगी, यानी कि उनको अब जिला स्तर पर परेशानी नहीं होगी कि ऑक्सीजन को लेकर। तो ऐसे में पीएम की तरफ से निर्देश भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस प्लांट को शुरू किया जाए। इससे देश में जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा सकेगी और वहीं ये प्लांट विभिन्न राज्यों में जिला मुख्यालयों में लगाए जाएंगे। शैलेंद्र, कोई आउटलाइन तय की गई है, कोई डेट तय की गई है? क्योंकि इस समय हालात जो है वो पूरे देश के अंदर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जितनी जल्द मिल सके ये ऑक्सीजन के प्लांट, उतना ज्यादा उन जिलों के मरीजों को फायदा पहुंचेगा। देखिए, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये प्लांट लगाए जा सके। हालांकि आपको बता दें कि पीएम केयर फंड से पहले भी 201 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं 162 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग मेडिकल प्लांट के लिए। ये पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। जो हमारे जो दूतावास हैं वो भी लगातार मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ तक कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को भी इंपोर्ट कराने को लेकर भी बातचीत चल रही है। हमने इंडियन एयरफोर्स का भी रोल देखा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो विदेशों से भी खाली टैंकर यहाँ पे ला रही है ताकि ऑक्सीजन का जो आवागमन है उसको सुनिश्चित किया जा सके, ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे उन लोगों तक जो जरूरतमंद है। जी शैलेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आज से कोरोना पर चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। इस हेल्प डेस्क से एक कॉल पर कोरोना से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि इलाज में आ रही परेशानियां दूर होंगी और जानकारी के लिए 0141 222 5624 और 222 5000 पर कॉल करें। स्वास्थ्य भवन में 24 घंटे के लिए चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है, जिसके हेल्पलाइन नंबर हम दे रहे हैं आपको 222 5624 और 222 5000। इन नंबरों पे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला जो आरसीएच के हमारे डायरेक्टर हैं वो इस हेल्प डेस्क के प्रभारी रहेंगे और इन नंबरों पे आप जब कॉल करेंगे तो इलाज में आ रही किसी भी प्रकार की कठिनाई का निवारण करने के उद्देश्य से ये हेल्प डेस्क हमने प्रारंभ की है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज मन की बात की। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर अफवाह से बचने के साथ सभी से वैक्सीन लेने की अपील की। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ विशेषज्ञों की बात ही माने। कोरोना से लड़ने के लिए पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। पीएम मोदी बोले, कोरोना धैर्य और दुख सहने की क्षमता की परीक्षा ले रहा है। कि इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर
किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पाली के औद्योगिक इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कपड़े के हजारों थानों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये पाली की तस्वीरें हैं और आग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दूरी में ये आग लगी थी। फैक्ट्री है ये, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि काफी मेहनत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। इस फैक्ट्री में काफी तादाद में कपड़ा रखा हुआ था जो कि जल गया। और कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 5 में से 4 कोरोना मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। होम आइसोलेशन से काम चल सकता है। हम आपको बताते हैं कि होम आइसोलेशन में क्या करें और क्या ना करें। और कोविड के हल्के लक्षण पर सेल्फ आइसोलेशन में रहें, घर के सदस्यों से अलग कमरे में रहें। 24 घंटे देखभाल के लिए कोई अटेंडेंट होना चाहिए। अस्पताल से कोविड होम केयर पैकेज लें। लीवर किडनी के मरीज डॉक्टर की सलाह पर ही घर में रहें। कैंसर और HIV के मरीज होम आइसोलेशन में ना रहें। 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले मरीज होम आइसोलेशन में ना रहें। अब आपको बताते हैं कि अगर आप घर में क्वारंटीन हैं तो आपके लिए क्या कुछ जरूरी है। खाने और सफाई का सामान घर में रखें। सर्दी खांसी और दर्द की दवा घर में रखें। ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और सैनिटाइजर पास में रखें। 6-8 घंटे में सर्जिकल मास्क बदलें। मरीज के इस्तेमाल की थाली, कटोरे और कटलरी रखें। जिन जगहों को छूते वहां सफाई की व्यवस्था हो। प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र से राजस्थान का ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा दिलवाने में पूरी बीजेपी फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि 25 बीजेपी सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद प्रदेश को उसके हिस्से की ऑक्सीजन और दवाइयां नहीं मिल रही, जबकि दूसरे राज्यों में बीजेपी नेता अपने दफ्तरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहे हैं। यदि कहीं भी ईमानदारी बची है तो प्रदेश भाजपा के जितने हमारे मित्र हैं, जितने 25 सांसद हैं, उनसे कहूंगा कल दिल्ली में जाके डेरा डाल दो, कुछ भी करो, लेकिन राजस्थान को उसकी पूरी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाओ। नहीं लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे और ये मानकर चलना भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत अब सीकर में आज से नई पाबंदियां लागू हो गई। इसके साथ ही सीकर में अब बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। सिर्फ दूध और सब्जी की दुकानें खुली मिली। एक दिन पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था और एसपी ने कहा था कि सख्ती बढ़ाई जाएगी। सीकर शहर में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रदेश में चल रहे जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत आज सीकर शहर में जो पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, क्योंकि सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की थी उसमें कल के लिए जिला कलेक्टर ने कुछ छूट जारी कर दी थी, लेकिन आज जो बाजार है वो पूरी तरह से नई गाइडलाइन के मुताबिक खुला है। यानी कि सिर्फ सब्जी और दूध की दुकानें सीकर के बाजार में खुली हैं। और इसके साथ साथ कल शाम को गश्त करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने यह तय कर दिया था कि शहर में अब लोगों को निकलने नहीं दिया जाएगा।
12 बजे के बाद बहुत ही कम लोग शहर में निकल पाएंगे और इसकी तैयारी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सीकर शहर में प्रवेश करने वाला ये मुख्य सड़क है, जहां पर जो जयपुर की तरफ से सीकर में प्रवेश करता है, ये डिपो तिराहा बोला जाता है, जिस पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़े बड़े बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं और पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है, जो आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ अनावश्यक रूप से कोई नहीं घूमे, इसको लेकर के ये जो बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि कोई भी वाहन चालक बिना पुलिस की पूछताछ के वहाँ से निकल नहीं सके। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस की टीम है वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी बाजार पूरी तरह से बंद है। वहीं बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूर्णतया विराम लग गया है। दुकानें बंद होने के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजारों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगी पाए जा रहे हैं। वहीं सवाई माधोपुर जिले में आज दूसरे वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिवस है, जहां पर समूचे सवाई माधोपुर जिले में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे बाजार पूर्णतया लॉकडाउन है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के अलावा चौथ का बरवाड़ा, बोली, बामनवास, गंगापुर सिटी, खंडार आदि तमाम जगहों के बाजार हैं वो पूरी तरीके से लॉकडाउन है। हम इस वक्त सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के एक बड़े बाजार में खड़े हुए हैं, जहां पर इसे सिटी मॉल सेंटर के रूप में कहा जाता है। सिटी मॉल सेंटर पर भी आप देख सकते हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में यहां पर दुकानें हैं, लेकिन सभी दुकानों पर ताला लगा हुआ है। दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। इस बाजार में जब ये खुलता है तब रेलम पेल यहाँ पर ग्राहकों की मचा करती है, पैर रखने तक को लिए यहाँ पर जगह नहीं बचती। वहीं इस बाजार में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। बाजार में पूर्णतया खामोशी छाई हुई है। दूसरे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सरकार द्वारा एक और नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें अब धीरे धीरे और अधिक बढ़ने लगेंगी। लेकिन कोरोना संक्रमण के काल में सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उसका पालन करना बेहद अनिवार्य है, तभी जाकर कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। जन अनुशासन पखवाड़े के 7वें दिन गंगानगर वासी काफी हद तक अनुशासन में नजर आए। आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी हद तक कम रही। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने बाजार का जायजा लिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े का आज 7वां दिन है। साथ ही दूसरे वीकेंड का आज दूसरा दिन भी है। यदि आज की हम बात करें तो श्री गंगानगर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन आज काफ़ी हद तक श्री गंगानगर वासी अनुशासन दिखाए रहे। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के बीरबल चौक का नज़ारा आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं। हम आपका ये नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगा सकता है कि आम दिनों के मुकाबले जिस तरह से इस बीरबल चौक पर लगभग ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति रहती थी, वो आज कतई नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आज अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर जो लोगों की मूवमेंट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मेडिकल स्टोर्स के अलावा जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं पूरी तरह से बंद हैं। परचून की दुकान हो, इवन गंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने राजस्थान पंजाब सीमा पर सख्ती और अधिक बढ़ा दी है। राजस्थान पंजाब सीमा पर मौजूद साधुवाली और पतली चेकपोस्ट पर स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारी पंजाब से आने वाले हर यात्री की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चेक कर रहे हैं और जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों के राजस्थान सीमा में आने से पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। जी, पंजाब से जो आ रहे हैं उनकी हम कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देख रहे हैं। जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है उनको राजस्थान में एंट्री दी जा रही है। जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको हम वापस कर रहे हैं। हमने 8-10 गाड़ियां जो जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी, पंजाब के रहने वाले थे, उनको वापस किया है। कोरोना के संबंध में जो है कोई मास्क वगैरह मास्क नहीं पहनता उसको हम रोकते हैं, उसको समझाते हैं और उसको पहनने के लिए गाइडलाइन करते हैं और बाकी कोई बड़ी कोई बात नहीं है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे जिला प्रशासन के द्वारा राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर सख्ती बरती जा रही है। पंजाब से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होने के साथ ही उन्हें राजस्थान की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है, अदरवाइज उन्हें वापस पंजाब की तरफ लौटा दिया जा रहा है।
वहीं स्थानीय लोगों के पंजाब की सीमा से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने पर ILI सिम्टम्स होने पर उनकी सैंपलिंग भी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण की बीमारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। गंगानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ रही है। शहर के प्रेमनगर के वार्ड 6 और 17 के भीतरी क्षेत्र और साधु शहर के वार्ड 2 और 6 की एक गली के बीच कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी किए गए। दोनों वार्डों को जोड़ने वाली इस गली में 13 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन ने गली के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार हरीश टाक ने सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। कलेक्टर सर के आदेशानुसार यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस विभाग की भी ड्यूटियाँ लगा दी गई है। सब लोगों को पाबंद कर दिया गया है, हिदायत दे दी गई कि वो घर से बाहर ना निकले, तो सब कुछ सामान्य है। अभी सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत गहराने लगी। हमारे संवाददाता ने इस बिगड़ते हालात का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ गहराता चला जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगी पाए जा रहे हैं, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में भी अब व्यवस्थाएं धीरे धीरे से चरमराने लगी है। वहीं अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में हालात और भी अधिक विकट हो सकते हैं। सवाईमाधोपुर जिले में ऑक्सीजन की कुछ व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे अब चरमराने लगी है, जिसके चलते अभी सवाईमाधोपुर में जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है वो चिकित्सा विभाग के अनुसार 25 से 30 ऑक्सीजन के सिलेंडर रोजाना हो रहा है। लेकिन अगर चिकित्सा विभाग की माने तो ऑक्सीजन की अधिक दरकार है, जिसके अनुरूप उत्पादन कम पड़ रहा है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर BL मीणा है। आइए उनसे जानते हैं क्या और सर किस तरह के हालात अभी इस वक्त कहे जा सकते हैं। अभी इस टाइम एक्चुअली क्या कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। पिछले अप्रैल के महीने में हमने करीबन 20,000 सैंपल 21,000 सैंपल किए थे, जिसमें से हमारे पास 3,500 रोगी पॉजिटिव आए और उनमें से बराबर भर्ती होते जा रहे हैं डेली की। और कई मरीज इस तरह के सीरियस हो रहे हैं जिनका सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है और सांस में भी दिक्कत आ रही है। CT स्कोर भी उनका बढ़ा हुआ है, तो उनको हमको ऑक्सीजन पर लेना पड़ता है। और जिसके लिए ऑक्सीजन की हमारे पास में जो जनरेशन प्लांट ऑक्सीजन बराबर दे रहा है। 2 यूनिट है, अगर 1 यूनिट बंद भी होती है तो सेकंड यूनिट से हम उसका अल्टरनेट काम लेते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जैसे उसका एक्चुअली क्या प्रेशर अगर कम पड़ता है जनरेशन प्लांट का, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेशर कम पड़ता है, तो सपोर्टिव हम मिनी फोल्ड से, जो कि हमारे पास में करीबन 138 D टाइप सिलेंडर है, उन सिलेंडर्स के जरिए हम उसको ऑक्सीजन को सप्लाई देते हैं। के लिए भी NIT वगैरह जारी और अभी NHM वालों से मेरी बात हुई थी परसों, उन्होंने NIT जारी करी है एक नया प्लांट जो कि करीबन 65 सिलेंडर की कैपेसिटी का और यहाँ पे मतलब लगने वाला है। लेकिन उसमें जैसे मंगलवार तक वो कह रहे हैं NIT निकल जाएगी। NIT के बाद में 10-15 दिन का जो भी टाइम लगेगा, अर्लीस्ट दूसरा प्लांट अगर चालू हो जाएगा तो हमारी ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधर जाएगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाईमाधोपुर। कोटा में भी बढ़ते कोरोना रोगियों के बीच ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आज फिर कोटा के MBS अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। पाइपलाइन के जरिए हो रही ऑक्सीजन सप्लाई के अलावा जिन रोगियों को अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए हैं वो अचानक खत्म होने पर उनके स्थान पर दूसरे सिलेंडर की व्यवस्था तुरंत नहीं होने से रोगियों और तीमारदारों में हड़कंप का माहौल है। आज आइसोलेशन वार्ड में अचानक हुए ऑक्सीजन की कमी की सूचना अस्पताल प्रशासन को मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन भी हरकत में आया। मेरी माता जी यहाँ पे 4 दिन से भर्ती है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा था। अभी अचानक सिलेंडर खत्म हुआ तो सिलेंडर मिला नहीं, भरा हुआ, किसी दूसरे पेशेंट का लाके लगाना पड़ा, तब जाके रिकवर हुआ। उनका बिना ऑक्सीजन के उनका लेवल जो है वो 39 रहता है। अभी इस समय वर्तमान में एक भी भरा हुआ सिलेंडर नहीं है वार्ड में, पूरे खाली सिलेंडर पड़े हुए। वार्ड कौन सा है? हाई वार्ड है, आइसोलेशन MBS अस्पताल। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने शनिवार देर रात गणेश गुवाड़ी इलाके के एक मकान पर दबिश देकर अवैध रूप से रखे ऑक्सीजन के 1 दर्जन सिलेंडर जब्त किए। पुलिस ने मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम बुलाई। शुरुआती जांच में सामने आया कि सिलेंडर निजी अस्पताल के चिकित्सक की ओर से एम्बुलेंस चालक को मोटा मुनाफा कमाने के लालच में दिया जा रहा था। सब सिलेंडर को एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया और विभागीय रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना की दूसरी लहर दौसा में करीब 2500 कोविड-19 के मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि दौसा जिला अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी नहीं। बहरहाल दूसरी लहर में कोविड वार्ड में 76 मरीजों को एडमिट किया गया। इनमें से आज सुबह तक 50 मरीजों को ठीक करके घर भेजा जा चुका है, जो जिले के लिए शुभ संकेत है। जी बिल्कुल, हमने दौसा में कोरोना के बढ़ते मरीजों के परिप्रेक्ष्य में जिला अस्पताल दौसा में ऑक्सीजन की जो रिजर्व बेड्स हैं उनकी स्थिति का आकलन किया है। कितने पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं, कितनों को ऑक्सीजन लगी हुई है, उनकी ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी ली है। अब तक हमने 76 पेशेंट एडमिट किए हैं दौसा कोविड वार्ड के अंदर, और उनमें से हमने 50% डिस्चार्ज भी कर दिए आज सुबह तक के, और हमारे 25 पेशेंट अभी प्रेजेंट, इसमें 5 पेशेंट आईसीयू के अंदर है और 20 पेशेंट हमारे कोविड वार्ड के अंदर पड़ती है। एक और जहां कोरोना ने कहर बरपा रखा है और देश से अलग अलग डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दौसा में 7 दिन पहले जहां एक भी मरीज दौसा जिला अस्पताल में भर्ती नहीं होता था, सभी मरीजों को जयपुर भिजवाया जाता था, जहां अनेक मरीज दम तोड़ देते थे। लेकिन पिछले 7 दिनों से दौसा जिला अस्पताल में करीब 80 जो कोरोना मरीज हैं उनको एडमिट किया गया है। अच्छी बात यह है कि 50 मरीजों को सही किया गया है और उन्हें उपचार के बाद अब छुट्टी भी दे दी गई है। ऐसे में जो सही हो रहे हैं उन मरीजों की संख्या काफ़ी है, और जिनके लंग्स में इन्फेक्शन था वो मरीज भी सही हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग समय रहते हुए अस्पताल में पहुंचे। जिस तरह दौसा जिला अस्पताल में पहले चिकित्सक जो जयपुर रेफर करके इतिश्री पूरी कर लेते थे, लेकिन अब जो मरीजों को यहीं पर रखा जा रहा है, ऑक्सीजन सहित सभी सुविधाएं दी जा रही है, उसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा है। जयपुर का भार भी कम होने लगा है, साथ ही दौसा के लोगों को यहीं पर उपचार मिल रहा है और उसी उपचार का परिणाम है कि अनेक जानें बच रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। राजधानी जयपुर में अस्पतालों में हो रही बेड की किल्लत को दूर करने के लिए नया कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। राजधानी जयपुर के भिलवा में स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में नया कोविड केयर सेंटर तैयार कर लिया गया है। नए और राज्य के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में फिलहाल 700 बेड लगा दिए गए। चिकित्सा विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं और तमाम तरह के इंतजामों को अंतिम रूप लगभग दे दिया गया है। नए कोविड केयर सेंटर का जायजा लेते हुए डिप्टी सीएमएचओ निर्मल जैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। जयपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में जयपुर विकास प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग के सहयोग से 500 बेड का जो है एक बड़ा कोविड केयर सेंटर यहां पर तैयार कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर बेड जो है काफी बड़ी मात्रा में लगाए जा सकेंगे अगर आवश्यकता हुई तो। फिलहाल 500 से ज्यादा जो बेड्स लगाने का जो काम है, जो तमाम इंफ्रा तैयार करने का काम है, वो जेडीए और अन्य जो एजेंसीज है उन्होंने यहाँ पर तैयार किया है। हमारे साथ में डिप्टी सीएमएचओ जो है वो मौजूद है, निर्मल जैन साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जैन साहब, किस तरह की तैयारियों को हमने अंजाम दिया है, क्योंकि बेड को लेकर के पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जैसे आप बता रहे हैं कि भारत में, पूरे भारतवर्ष के अंदर में कोविड-19 का जो प्रसारण हो रहा है, जो संक्रमण फैल रहा है, उसको देखते हुए राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशानुसार काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ राधा स्वामी सत्संग स्थान पे की जा रही है। और मैं राधा सत्संग स्वामी वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था, शहर से दूर खुला वातावरण, जहाँ हरियाली हरियाली है, जहाँ पेशेंट अगर ऐसे भी अगर आता है तो उसको बहुत ही शांति मिलती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार जगह है। ये यहाँ पे करीब करीब 10 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें 10,000 बेड लग सकते हैं। लेकिन कोविड के हिसाब से जिस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करनी है, पेशेंट्स के लिए मेंटेन करनी है, डॉक्टर्स और मेडिकल टीम, पुलिस टीम के लिए जो जगह है उसके अंदर काफ़ी दूरियां रखते हुए व्यवस्था की है, जिसके लिए मैं जेडीए का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और हमारे सभी उच्च अधिकारी पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब लगे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब लगे हुए हैं। सभी मुख्यमंत्री महोदय के अनुसार निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा योजना के अनुसार दवाइयाँ दी जा रही है। सभी तरह से सभी सरकारी एजेंसियों का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। एट ए टाइम हम 500 बेड से इसको शुरू करना चाह रहे हैं और फिर धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट होगी बेड है ना बढ़ा दिए जाएंगे। और उसके अनुसार ही अभी मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी यहाँ लगा दिए गए हैं। और सभी बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि जो मीडिया के अंदर
जो हम न्यूज़ खबर देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ कैसे कैसे हाहाकार मच रहा है, तो सभी हमारे कर्मचारी उत्साहित हैं कि हम हमारे लोगों को बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दे पाएंगे। और क्या लग रहा है कि जिस तरह के इंतजाम हैं, आम जो पेशेंट्स, जो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, हालांकि लोगों को जरूरत ना पड़े, बेड और ना बढ़ाने पड़े, हम भी ऐसी दुआ करेंगे, लेकिन अगर कोई यहाँ आना चाहे तो किस तरह से वो यहाँ आकर के एडमिट हो सकेगा? देखिए सर कि अभी ये जो स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, उस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स को ध्यान नहीं रख पाएंगे। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए एक और राज्य सरकार की ओर से सख्ती बढ़ाई जा रही है, तो वहीं लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए दौसा पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एसपी अनिल बेनीवाल भारी पुलिस जाब्ते के साथ दौसा शहर की सड़कों पर निकले और करीब 7 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर एएसपी अनिल सिंह, डीएसपी दीपक शर्मा, भारी पुलिस बल भी पैदल मार्च में नजर आया। इस दौरान तो सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन की लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को बताया गया कि नई गाइडलाइन का पालन करें और वीकेंड कर्फ्यू के अलावा सोमवार से शुक्रवार तक अनुमति मिलने पर दुकानें निर्धारित समय पर ही खोलें। कोरोना को लेकर जो राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की हैं, उसी के तहत सारे लोगों को उस गाइडलाइंस के बारे में बताने के लिए आज पूरे जिले के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सभी थाना क्षेत्र में आज ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि लोगों को पता रहे कि आने वाले दिनों में क्या गाइडलाइंस हैं, क्या टाइमिंग्स हैं, कौन सी दुकान को कब खोलना है, कौन सी एक्टिविटी कब से कब तक लागू रहेगी। तो उसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए आज ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और ब्रेक के बाद बात करेंगे रेप मामले में सुपर फास्ट एक्शन की।